लीजिए सुनिए सुशील त्रिपाठी की लिखी कहानी भादों की रात, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मेघाच्छादित आकाश में सूर्य का प्रकाश हल्का हो चला था। संध्या सुंदरी का भी धरातल पर आगमन होने लगा था। गंगू मालिक रणवीर सिंह के काम को जल्दी जल्दी किए जा रहा था, क्योंकि उसे डर था यदि रात हो गई, बारिश होने लगी तो वो घर कैसे पहुंच सकेगा। गंगू एक गरीब मजदूर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रतिया एवं इकलौता बेटा हरिया ही था। गंगू गांव के जमींदार रणवीर सिंह के यहाँ बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करता था। मालिक, अब हम जा रहे हैं। गंगू सारा काम समाप्त करते हुए अपने मालिक रणवीर सिंह से बोला। रणवीर सिंह ने सिर उठाते हुए मूंछों पर हाथ फेरा और बोल उठा, अभी से कहाँ जा रहा है रे? अभी तो बहुत सा काम शेष पड़ा है। जा, नीचे वाले कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में रख। मालिक, रात काफी हो चुकी है, मुझे जाने दो। गंगू ने बड़े ही दीनता भरे स्वर में कहा। काम पर जाता है कि नहीं? रणवीर सिंह जोर से चिल्लाए। गंगू अपनी गरीबी का घूंट पीकर कमरे की ओर बढ़ चला। रकम तो 5 वर्ष के काम की लेता है और काम के लिए जी चुराता है। देखता हूं तुझे। रणवीर सिंह मन ही मन बड़बड़ाते रहे। आकाश पर बादल और घने होते चले जा रहे थे। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखलाई पड़ रहा था। आकाश में ना तो तारे नजर आ रहे थे और न ही चांद। कुछ समय पश्चात उन काले काले बादलों से हल्की हल्की बूंदें गिरने लगीं। उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता था मानो गंगू की दीनता को देखकर मेघ आंसू गिरा रहे हैं। हल्की बारिश होते ही गंगू के मस्तिष्क में एक साथ कई प्रश्न चिन्ह लग गए। उसका टूटा सा छप्पर और अकेली पत्नी तथा बीमार हरिया उसके हृदय को बार बार टुकड़ों में विभाजित कर रहे थे। काम समाप्त होते ही गंगू बिना मालिक से पूछे घर की ओर दौड़ पड़ा। वो सोचता था, यदि मैं मालिक से पूछता हूं तो वो दुष्ट मुझे अभी नहीं जाने देगा। वो कदमों को तेज गति देता चला जा रहा था। मेघ भी गंगू को धीरे धीरे चलने के लिए बाध्य किए जा रहे थे। निरंतर बारिश तेज होती चली जा रही थी। वो जितना तेज चलने का प्रयास करता उतना ही खराब रास्ता और अधिक पानी होने के कारण असफल हो जाता। चारों तरफ अंधियारी झुकी हुई थी। बादलों से तो ऐसा प्रतीत होता था मानो आज कोई बहुत बड़ा अशुभ होने वाला है। गंगू का बदन तथा कपड़े पानी से पूरी तरह भीग चुके थे। हल्की हल्की हवा भी पानी से ठंडी होकर उसके शरीर को बाणों की तरह भेद रही थी। पैरों से नंगे गंगू को अंधेरे के कारण कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था। वो कांटों पत्थरों आदि से टकराता हुआ बढ़ा जा रहा था। वो बार बार भगवान को दोष देता, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो हमें इन कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। यकायक मघा नक्षत्र की बूंदें ओलों के समान बरसने लगीं। गंगू के तन बदन पर ये थपेड़ों की तरह लग रही थी। पर वो इन सब की परवाह किए बिना अपने ख्यालों में डूबा हुआ चला जा रहा था। अचानक उसकी नजर टिमटिमाती प्रकाश की ज्योति पर पड़ी। ये प्रकाश गंगू के घर में बाहर टंगी हुई लालटेन से आ रहा था। सहसा उसके मस्तिष्क में झटका सा लगा। वो सोचने लगा, इतनी रात को मेरे घर के बाहर प्रकाश आखिर क्यों? वो अपनी चिंता किए बगैर ही घर की तरफ और तेजी से बढ़ा। उसे ऐसा लग रहा था मानो ये घर, ये प्रकाश सभी उससे दूर हटते जा रहे हैं। गंगू के सोचने की श्रृंखला टूटी। वो घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा। उसने देखा बाहर छप्पर के नीचे एक तरफ थोड़ी सी सूखी जगह पर रतिया बैठी है। उसने अपनी आधी साड़ी में हरिया को लपेट रखा है तथा आधी साड़ी से तन ढके हुए है। हरिया जिस जगह पर लेटा था बस उतनी ही जगह शेष थी गीली होने को। बाकी अंदर बाहर टूटे हुए छप्पर से पानी नीचे गिर रहा था। गंगू ने रतिया के समीप पहुंचकर देखा कि हरिया के ऊपर टूटे हुए छप्पर से टपक रहे पानी को अपने चुल्लू में एकत्रित कर रतिया अपने हृदय के टुकड़े हरिया को भीगने से बचा रही है। ये दृश्य देखते ही गंगू की आंखें आंसुओं से भर आईं। पर उसने शीघ्र ही उन गरीबी के आंसुओं को कंधे के सहारे पहुंच लिया कि कहीं रतिया न देख ले। रतिया घुटनों में सिर रखे एकटक चुल्लू में गिर रहे पानी को देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो एक एक बूंद गिन रही हो।
शायद वो इन बूंदों का बदला उन अमीरों से लेना चाहती है जो हवेलियों में सो रहे हैं। उसकी एकाग्रता को देख कर तो ऐसा लग रहा था मानो वो इस भादों की अंधेरी रात से डरती नहीं है, बल्कि उसका उसका सामना करने को तैयार है। सुनती हो? धीरे से गंगू ने रतिया से कहा। हाँ, क्या है? अचानक रतिया चौंक पड़ी और वो अपना संतुलन खो बैठी। उसके हाथ खुल गए। चुल्लू में भरा पानी हरिया के ऊपर गिर गया। हरिया चिल्ला पड़ा। इतना सब देखते हुए भी रतिया खड़ी न हो सकी। उसके सामने मजबूरी थी। यदि वो खड़ी होती तो उसके पास इतनी साड़ी नहीं थी जिससे वो अपना बदन ढक सकती, क्योंकि आधी साड़ी में तो लिपटा हुआ हरिया सो रहा था। गंगू घर पर खड़ा था, पर उसे कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा था। वो जिस तरह घर से बाहर पानी में भीग रहा था, वैसा ही तो घर के अंदर। तुमने हरिया को बाहर क्यों लिटाया है? गंगू ने रतिया से पूछा। क्या करती, अंदर सभी जगह टूटे हुए छप्पर से पानी गिर रहा है। ठंडी जल वाष्प भरी वायु के थपेड़ों से घायल रतिया ने जवाब दिया। हाँ, पर हरिया की तबीयत कैसी है? गंगू ने हरिया की तरफ संकेत करते हुए रतिया से पूछा। सुबह से ही तेज बुखार है, सांस छोड़ते हुए रतिया ने कहा। तो डॉक्टर भैया को क्यों नहीं दिखाया? गंगू ने पुनः रतिया से पूछा। गई थी, पर वो कह रहे थे तुम पहले पिछले रुपए लाओ, तब हम दवा देंगे। रतिया ने भरे हुए गले से जवाब दिया। रतिया की बातें सुनते सुनते गंगू की आंखें डबडबा आईं। उसने लपक कर हरिया के पेट पर हाथ रखा। हरिया का बदन बेहद गर्म था। थोड़ी ही देर में गंगू की हथेली जलने सी लगी। गंगू का जी चाह रहा था कि वो अभी अपने नैन के तारे हरिया को डॉक्टर भैया के यहाँ ले जाए, पर बारिश उसे मजबूर किए थी। रात्रि के लगभग 12 बज रहे थे। बदन एवं कपड़ों से गीला गंगू भी हरिया के पास बैठ अपनी गरीबी को कोसने लगा। वो भगवान से बार बार प्रार्थना करता कि किसी न किसी तरह पानी बंद हो, जिससे वो अपने इकलौते बेटे की दवा करा सके। पर मेघ थे कि और घिरते चले आ रहे थे। बारिश बढ़ती जा रही थी। बिजली चमकती तथा जोर से गर्जन होती तो बीमार हरिया डर के कारण हाथ पैर इकट्ठे करके अपना शरीर छोटा करता जाता। कुछ घंटों पश्चात बारिश थमी। रतिया ने हरिया को उठाकर अपने कंधे से चिपका लिया। बिना देर किए गंगू तथा रतिया हरिया को लेकर डॉक्टर भैया की तरफ तेजी से चल पड़े। हल्का हल्का प्रकाश हो चला था, क्योंकि काले बादल छटकर किसी दूसरे गरीब को परेशान करने चल पड़े थे। मात्र सफेद बादल ही गंगू की दशा देखकर आंसुओं के रूप में बूंदें गिरा रहे थे। डॉक्टर भैया, हे डॉक्टर भैया, भर्राई हुई आवाज में गंगू ने पुकारा। आता हूं, बरामदे में पड़ी बेंच पर बैठो, अंदर से डॉक्टर ने जवाब दिया। गंगू में आशा की ज्योति फूट पड़ी। वे दोनों शीघ्र हरिया को लिए बरामदे में जा पहुंचे। कुछ क्षणोपरांत डॉक्टर ने आकर हरिया का हाथ देखा। वो देखते ही चुप हो गया। हरिया को पानी के कारण निमोनिया ने पूर्ण रूप से जकड़ लिया था। उसका उपचार तत्काल आवश्यक था। गंगू, पिछले रुपए लाए हो? डॉक्टर ने कहा। गंगू के ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा। नहीं साहब, गंगू ने भरे हुए गले से जवाब दिया। तो मैं अब दवा करने में असमर्थ हूं, डॉक्टर ने स्पष्ट जवाब दिया। गंगू डॉक्टर की इतनी बात सुनते ही उनके पैरों पर सिर रखकर गिड़गिड़ाने लगा। आप बचा लीजिए मेरे बेटे को, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा, आप बचा लीजिए। कहते कहते गंगू रो पड़ा। पास बैठी रतिया भी रोने लगी। इस समय हरिया की जबान बंद थी, आंखें बंद थीं, मात्र सांस ही चल रही थी। गंगू, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा बेटा खतरे में है, जल्दी रुपयों का प्रबंध करो, यदि समय पर इसका उपचार नहीं हुआ तो कहते कहते डॉक्टर रुक गया। गंगू को एक झटका सा लगा। वो रतिया तथा हरिया की परवाह किए बिना अपने मालिक के घर की तरफ दौड़ पड़ा। रात भर के जगने तथा पानी से भीगने के बाद भी गंगू को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में नई स्फूर्ति आ गई हो। उसके मानस पटल पर हरिया तथा डॉक्टर के चित्र चलचित्र की तरह आ जा रहे थे। क्यों रे गंगू, अभी आया है? गंगू को देखते ही रणवीर सिंह बोले। मालिक, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, वो डॉक्टर भैया के यहाँ है। सच मालिक, यदि समय पर दवा न मिली तो कहते कहते गंगू फपक फपक कर रो पड़ा।
चल जा, देख जानवरों को खाने के लिए डाल। रणवीर सिंह ने निर्दयता से कहा। नहीं मालिक, नहीं मालिक, मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। वो डॉक्टर भैया उधार दवा नहीं करते। मालिक, मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा। गंगू ने कहा। गंगू, अब तुम्हें बिल्कुल रुपए नहीं मिलेंगे। मैं 5 वर्ष के काम की रकम तुम्हें पहले दे चुका हूं। मालिक, वो रुपए तो रतिया की बीमारी में लग गए। अब कुछ भी नहीं बचा मालिक मेरे पास। गंगू पुनः भरे हुए गले से बोला। गंगू, यदि तुम्हें और रुपए चाहिए तो जीवन भर मेरे यहां नौकरी करनी पड़ेगी। यदि मंजूर हो तो मैं दे सकता हूं। रणवीर सिंह ने गंगू की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कहा। हाँ मालिक, मैं काम करूंगा। बिना सोचे समझे गंगू ने हाँ कह दिया, क्योंकि उसे तो अपने इकलौते बेटे को बचाना था। रणवीर सिंह ने गंगू से कागजों पर अंगूठा लगवा लिया तथा रुपए दे दिए। रुपए पाते ही गंगू हिरणों की तरह चौकड़ियां भरते हुए डॉक्टर की तरफ बढ़ा। उसे रास्ते में अचानक ऐसा लगा जैसे उसके कानों में उसके हृदय का टुकड़ा हरिया कह रहा हो, बाबूजी अब मत दौड़िए, बाबूजी अब देर हो चुकी है। पर गंगू कानों पर विश्वास किए बगैर उसी गति से बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर के यहां पहुंचते ही उसने देखा कि हरिया को आधी साड़ी में ढके रतिया रो रही है। वो रतिया की अनसुनी सी किए अंदर चला गया और डॉक्टर भैया के कदमों में रुपए रखते हुए कहने लगा। अब आप जल्दी कीजिए साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर मौन था और एकटक कहीं दूर देख रहा था। आप बोलते क्यों नहीं? डॉक्टर को झकझोरते हुए गंगू ने कहा। गंगू, मैंने कहा था इसे समय से दवा की आवश्यकता थी। गंगू, अब इसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने उसे देख लिया है, उसका खेल समाप्त हो चुका है। क्या? गंगू ने दोनों आंखें फाड़ते हुए कहा। उसके मुख से चीख निकल पड़ी। वो पीछे मुड़ा। सामने हरिया का मासूम चेहरा तथा उसके पास बेंच पर बैठी रतिया ने उसे पागल सा बना दिया। उसकी आंखों में अब डॉक्टर, मालिक रणवीर सिंह, हरिया एवं रतिया के चेहरे क्रमशः उभर रहे थे। पुनः बादल घिरने लगे। दिन का प्रकाश भी बादलों के कारण अंधकार में बदलने लगा। हल्की हल्की बारिश के साथ मेघ घिर आए, शायद किसी अमीर का साथ देने तथा दूसरे गरीब के प्राण पखेरु लेने। कुछ क्षणोपरांत से हल्की बारिश प्रलयकारी वर्षा में परिवर्तित हो गई। अभी आप सुन रहे थे सुशील त्रिपाठी की लिखी कहानी भादों की रात, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।